हाय एवरीवन, माय स्कूल में आपका स्वागत है। सो आज की क्लास में अपन बात कर रहे होंगे लास्ट क्लास के बारे में, जिसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट में दो कंसेप्ट बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ में बहुत छोटे से हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट वाली बात नहीं होती, बिल्कुल फॉर्मूला जिससे बात होती है। तो जिसमें से फैला है भैया हाइजेनबर्ग वाला, ठीक है। उसके बाद में डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे डालेंगे अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लिखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है भाई। देखो, कोर्स के लेके सोचने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने की भाई, क्योंकि यार देखो मैं फुल कोर्स पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। अगर वो घास काटने वाली बात हो ना, उड़ाने वाली बात, जैसे बाकी लोग उड़ा देते हैं यूट्यूब पे, तो वैसी चीज़ अगर होगी ना तो फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि यार मैं जो भी कराऊँ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्वालिटी से कराऊँ चीज़ें, ठीक है। क्वालिटी से, और जो जैसा मैं शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक कराया मैंने, इनऑर्गेनिक कराया, जैसे मैं फिजिकल करा रहा हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं यार एक चैप्टर को 2 दिन में या 1 दिन में ख़त्म करवा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट जीवन भर रहने वाला है यूट्यूब पे। कल से मैं पता नहीं कहाँ पढ़ा रहूँगा, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है अभी तक, ठीक है। दोबारा थोड़ी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे बार बार, एक बार पढ़ाई जाती है, ठीक है। लोग तो जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, जो लोग पढ़ाते हैं कोचिंग वाले टीचर्स वगैरह, तो क्या करते हैं ना, शॉर्ट में चीज़ें पढ़ा देते हैं, 1 शॉट वगैरह पढ़ा देते हैं। उनसे क्या होती है, मार्केटिंग वाला टूल होता है यूट्यूब पे, है ना। प्योर कंटेंट नहीं दिया जाता है यूट्यूब पे, याद रख लेना इस चीज़ को। ये आपको ये प्योर मिल रहा है ऑफलाइन का कंटेंट, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद का काम कर रहा हूँ ना, इसलिए। अगर मैं कहीं पढ़ा रहा होता ना, फिर ऐसा कंटेंट में नहीं दे पाता। आप तो 100% नहीं दे पाता, ना कोई टीचर दे रहा है ना मैं दे पाता, क्योंकि आपको पता ही है ना। तो यार इस कंटेंट की वैल्यू समझो। ये कंटेंट आपके जो 40,000 50,000 रुपये जो फीस होती है कोचिंग में, एक सब्जेक्ट की ऑफलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन की बात करेंगे, तो ऑनलाइन में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। ये प्योर ऑफलाइन का कंटेंट है, टॉप से टॉप एक्स फैकल्टी वो करती है ना, उस लेवल का कंटेंट है भाई, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो इस वैल्यू कंटेंट की वैल्यू करो, ठीक है। आपसे हमेशा बोला कि कॉपी से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपका नीट में। कॉपी पढ़ के जाओगे ना, आपको कॉपी से मिलते होंगे क्वेश्चन, इतनी मेरी गारंटी है। ये तो नीट 2023 ही बताएगा आप लोगों को। अभी तो हो सकता है कि आप अभी मेरे साथ में नए जुड़े हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी बात ऐसे लग सकती हो, यार कैसे बोल रहे हैं भैया, है ना, कि कोई टीचर्स नहीं बोलते बाकी चीज़ें। तो यार एक बात समझना तुम, ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, जीवन में आगे जाओगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोचिंग का अलग सिस्टम चलता है। समझ पा रहे हो बात को? कोचिंग का अलग सिस्टम चलता है, क्योंकि जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है ना, वहाँ पे बिजनेस आ जाता है। जहाँ पे पैसे की बात है वहाँ पे बिजनेस आ जाता है। तो बिजनेस के हिसाब से होता है भाई, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं होता, वो बिजनेस के हिसाब से होता है। मेरे यहाँ कोई पैसे का रोल नहीं है, तो यहाँ पे कोई बिजनेस का रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। 100%, इसमें मेरा 1% ही फायदा नहीं है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पैसा तो मांग रहा हूँ तुमसे, पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हारा फायदे होने से ही मेरा फायदा होगा, ये चीज़ होती है। और जहाँ बिजनेस आ जाता है ना, बिजनेस में क्या होता है, खुद की चीज़ें देख के तुम्हें चीज़ें बाद में तुम्हारे को सेकेंडरी रखा जाता है। तो उस लेवल की चीज़ें मिलती है आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स अपना हो जाएगा मार्च तक, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की, ठीक है। उसके बाद में 10-5 दिन अगर ऊपर भी चला जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, रिवीजन तो आप कर ही रहे हो ना। लेकिन जो कंटेंट मिल रहा है आपको, उसकी वैल्यू तो रहेगी चीज़ों को लेके। 1 शॉट तो फिर खूब मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, उन 1 शॉट से कुछ भी नहीं होने वाला है जीवन में। ये रियल बता रहा हूँ, बात है, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप खुद भी 1 शॉट देखेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या हालत है। अभी तुम पढ़े नहीं होंगे तो ऐसा लगता है कि 1 शॉट देख लो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 शॉट वगैरह जीवन में काम नहीं होता है राजा। चलो बात करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो मेजर चैप्टर है ना 30 मार्च के पहले खत्म हो जाएंगे। 1-2 चैप्टर अगर बच जाए तो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बचने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी बच जाए ना यार, मेरी भी कोशिश होती है। तुम्हें पता होगा ना कि जो एक लेक्चर मैं बनाता हूँ, उस एक लेक्चर के पहले कम से कम बताऊँ, जो आज का लेक्चर है, कोई भी लेक्चर पढ़ा मैंने 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसके पहले क्या होता है ना, कम से कम 4 से 6 घंटे की, तो मैं ना जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, उनकी क्लासें देखता हूँ मैं, ठीक तेरा 2-3 टीचर के देखता हूँ, एक की भी नहीं, 2-3 टीचर की, जो बेस्ट से बेस्ट टीचर है। कैसे करता हूँ, मेरे पास कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो चला के वीडियो देखता हूँ कि उनका क्या एक्सप्रेशन है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं उन चीज़ों से सीख रहा हूँ, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दूँ, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ। 4 से 6 घंटे सीखता हूँ। उसके बाद में जो एनसीईआरटी अपनी होती है, पूरी एनसीईआरटी एक पेज चेक करता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी एक पेज चेक करता हूँ। उसके बाद
3 से 4 कोचिंग के मॉड्यूल चेक करता हूँ, उसके क्वेश्चन चेक करता हूँ, उसके क्वेश्चन उठा उठा के लाता हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है आपका। उसके बाद में जो PYQs होते हैं लगभग 20 से 30 साल के, आप तो 10-15 साल के करते हैं, मैं 20 से 30 साल के ये सारे कंटेंट देखता हूँ। ये सारा कुछ मिला के आपके लिए ये जो फाइनल कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ये तैयार करता हूँ, फिर ये वाला देता हूँ। तो भाई कम से कम 4-6 घंटे और 3-4 घंटे यहाँ पे लगते हैं मुझे। तो लमसम में कम से भी कम 8 घंटे मेरे को एक क्लास का कंटेंट तैयार करने में लगता है। चाहो तो मैं ये कंटेंट जो मेरे पास में पड़ा हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ क्लास को। लेकिन नहीं राजा, ऐसा नहीं कर सकता मैं अपने आप से और तुम्हारे साथ में धोखा कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर पूरा चेक करता हूँ। जब इनका करता हूँ तो मेरे को लगता है क्या सेम मिल रही चीज़ें, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो कर लेता हूँ 10-5%, बाकी सेम मिलती ही चीज़ें। लेकिन मैं चांस नहीं देना चाहता एक बार भी। एक बार पूरा कंटेंट मेरे पास रेडी हो जाएगा, फिर तब आगे मैं कभी पढ़ाऊंगा ना, फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम तो मैं पूरा चेक करके ही काम करूँगा भाई, भले से लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो देखो 7-8 मिनिमम 8 घंटे लगते हैं। उसके बाद मैं क्लास शूट कर रहा हूँ, क्लास शूट करने के बाद कम से कम 1 घंटे क्लास हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना कि जो ये क्लास है, तो यहाँ पे मेरे पास में देखो बोर्ड नहीं है ना, तो डायरेक्ट क्लास चल जाए, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे सामने कैमरा है, सामने मेरे पास में आईपैड रखा हुआ है, ठीक है। ये आईपैड दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सामने कैमरा है, तो इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। सामने वाला कैमरा और इधर की जो एडिटिंग वाला जो ये पोर्शन है ना, इसका आईपैड की स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है, सामने कैमरा होता है, कैमरे में रिकॉर्ड होता हूँ, और जो मैं लिखता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इसमें आईपैड में कैद होता है। फिर इसको दोनों को उठा के लैपटॉप में मर्ज करता हूँ, ठीक है। मर्ज करने के बाद में उसमें एडिट होती है वीडियो, ठीक है। वेट एडिट होने के बाद में फाइनल पे डलता है। तो लमसम आप बताओ मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 घंटे एक क्लास में मेरे को लग जाते हैं। अब बताओ तुम, मैं 2 क्लास कैसे कर पाऊंगा भाई एक दिन में? 24 घंटे होते हैं, मेरे भी काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, सब कुछ तो होता है ना। और फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है ना, तो भाई समझ में नहीं आता, बोला भी नहीं जाता मेरे से, हिम्मत भी नहीं होती क्लास करने की। क्लास करना इतना आसान नहीं होता, 1.5 घंटे चुपचाप बोलते रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए यार 2 क्लास होना बहुत मुश्किल है, मैं अकेला काम चीज़ों को संभालता हूँ, ठीक है। और सबसे बात है होनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं चाहूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक दिन में 5 क्लास भी डाल सकता हूँ आपके, हर दिन एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट से, पूरा यही कंटेंट दूंगा। लेकिन उसमें क्या है, फिर वो रिस्क भरा कंटेंट रहेगा, उसमें चेकिंग नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, समझ पा रहे हो बात को। तो इसलिए थोड़ा सा शांति रहो, वन शॉट करने से बेहतर तो ये वाला है भाई। अगर 10-5 दिन अप्रैल में चल जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, इतना तो सब कुछ पढ़ लोगे, उनको रिवीजन करना है, लास्ट के टाइम रिवीजन में करा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सब चीज़ें हो जाएगी। लिखो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला कि यार सपोज करो आपके पास में कोई सा भी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में अगर सपोज करो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिटल में जो आसपास के ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर काटते हैं, राउंड मारते हैं। ये चीज़ समझ में है आपको कि इलेक्ट्रॉन आसपास जो न्यूक्लियस होता है बीच में, इस न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। जब इस आसपास चक्कर काटेंगे भाई, तो आसपास चक्कर काटते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जो चक्कर काट रहे हैं ना सेम ऐसे करते रहेंगे, बिल्कुल गारंटेड करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं करते हैं भैया, बिल्कुल नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इतना होता है कि भाई जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर जो काटता है ना भाई, तो भाई देखो कोई सी भी स्पीड हो सकती है, कैसे ऐसे मुड़ के चल सकता है, ऐसे जाता है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भैया क्या प्रमाण है मैं आगे दे दूंगा इसका, ठीक है। इस तरह से चलते हैं। तो उसने बोला क्या जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है ना, तो इस चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन होती है, ठीक है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटता है, तो देखो मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटेगा तो कहीं कहीं तो होगा, यहाँ पे। तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और पोजीशन के साथ साथ जो चक्कर काट रहे वेलोसिटी से काट रहा होगा, कोई मोमेंटम होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटता है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ये बोला उसने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं फॉर्म में, इसको बोलते हैं शॉर्ट में HUP, अपन HUP के फॉर्म में लिखेंगे, बहुत बड़ा नाम है, बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। HUP, तो HUP में क्या बोलता है, HUP ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर काटता रहता है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और उसकी जो पोजिशन है दोनों को एक साथ में एक टाइम पे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ ने बताई कि इन दोनों को एक साथ में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों को पॉसिबल करना नहीं है, अगर इन दोनों को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो यही चीज़ इसने बताई थी। इसी के अनुसार ये बनता है, इसका कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला करने के बाद आप काम करते जाएंगे, हो जाएगा काम, ठीक है। इसमें थ्योरी लिख लो, जो मैंने बोली थ्योरी लिख लो। अकॉर्डिंग टू HUP, इट्स
impossible to measure simultaneously the exact position and momentum of any moving पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, मूविंग पार्टिकल विच इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखाई कि भैया एक साथ में इन दोनों को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली चीज़ उसने बोली। उसके बाद में ये बोलने के बाद में देखो इसमें दो तीन चीज़ें निकल के आएगी कि भाई देख लो आप घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें देखो डेल्टा पी निकाल लूँ मैं, मोमेंटम को ऐसे बोलते हैं, मोमेंटम की बात हो रही है, डेल्टा पी हो गया, ठीक है, और डेल्टा पी और जो पोजिशन है उसको दिखाते हैं भाई डेल्टा एक्स से, ठीक है, यहाँ पे लिख लो अनसर्टिनिटी ऑफ एन मोमेंटम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, और इसके साथ में अनसर्टिनिटी ऑफ इन पोजिशन, ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे इन दोनों को। देखो अपन को दो ही चीज़ें देखनी है, एक तो पोजीशन देखनी है, एक मोमेंटम देखना है। पोजीशन को डेल्टा एक्स बोल दूंगा, इसको डेल्टा पी बोल दूंगा, खत्म बात, कोई दिक्कत है क्या। अब इसका एक फॉर्मूला बन के नजर आता है, फॉर्मूला क्या बनता है बहुत आसान लैंग्वेज में कि भाई डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी को इसके मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेल्टा एक्स से, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स को, और इनके जो कैपिटल होता है ना भाई इस तरह से लगा दो आपको कि भाई ये बड़ा है इससे, ठीक है, h/4 ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको करके देख लेंगे आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता दूंगा तो आपको आसान हो जाएगी चीज़ें। चलो लो, क्योंकि दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें मैं करा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है, इधर उधर की सादा 1000 चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बाकी तो मैं तो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाता ही हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है तो मैं फॉर्मूला बेसिक चीज़ें कराता हूँ आपको, उसकी नहीं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। जहाँ से थ्योरी आती है वहाँ से मैं थ्योरी लेकर आता हूँ, आप लोगों को बताए, और मैं खुद बोलता हूँ आपसे कि भैया यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो थ्योरी से या फिर न्यूमेरिकल से, तो मैं थ्योरी लेकर आता हूँ, न्यूमेरिकल कराता हूँ, दोनों तरह से कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ से मेरे को पता है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, आज तक कभी थ्योरी से आएगा ही नहीं, तो थ्योरी भैया फॉर्मूला बताओ, काम निकालो, ठीक है। एक कॉम्पिटिशन नहीं रह जाए, यहाँ पे अपन को पीएचडी नहीं करनी होती, अपन को सीखना नहीं होता है बहुत कुछ, अपन को वो सीखना है जो एग्जाम में आता है। अपन को ऐसा नहीं अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी है, आपको कोई काम नहीं आएगी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, ठीक है भैया, बायो तो काम आएगी ना भैया, जो आप बायो पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे एक बच्ची है, बच्ची छोटी सी, कोई मतलब नहीं इसका एक पॉइंट भी काम नहीं आएगा आपका मेडिकल एमबीबीएस में, वहाँ कुछ अलग ही चीज़ चलती है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें चलती है, मतलब उससे बड़ा ऊपर तो लेवल क्या ही होगा। बायो पढ़ रहे हैं तो ये डॉक्टर लेवल तक बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है भाई। ये बायो अगर तुम्हारी जो है ना, मैं बायो पढ़ लेता हूँ, कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है, वो चैप्टर के जो नाम है ना, ह्यूमन फिजियो वगैरह, वही काम आएंगे नाम, लेकिन वो नाम में भी नाम हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कोई मतलब नहीं है, फ्री, वहाँ पे सब अलग दुनिया है तुम्हारी, तो इसलिए इनको यहाँ से जितना करो, जितना तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, काम हो जाए। बाकी आपको पीएचडी करने से कोई मतलब नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, पीएचडी हम करेंगे, टीचर्स वगैरह काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हम काम आएगी हमारे, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला तो एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ से भी वो क्या है, 2-3 जगह से क्वेश्चन पूछ लेता है, 2-3 टर्म में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो 2-3 टर्म में क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। डेल्टा पी है तो पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम, पी की वैल्यू क्या होती है, पी बराबर क्या होता है, एम वी, मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एम वी, तो एम लिख दिया, वी लिख दिया, उल्टा सीधा कर दिया, बहुत सारे जो कन्वर्जन होते हैं ना करते रहते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ के सारे कन्वर्जन के फॉर्मूले बना देता हूँ, 2-3 फॉर्मूले बनेंगे, उसके बाद उन्हीं फॉर्मूले से लगाना क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो देखो P बराबर क्या होता है, एम ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं ऐसे लिख दूँ, डेल्टा P अपने पास में, डेल्टा P समझ पा रहे हो बात को, डेल्टा P अपने पास में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एम वी, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेल्टा P है, ठीक है भाई, अब मैं एम को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा वी, इसमें कोई दिक्कत है कि आगे पीछे कैसे भी लिखो, आपको देखो मल्टीप्लाई तो चीज़ें हो रही है ना, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अगर मैं इस तरह से लिख दूंगा तो यहाँ से भाई चीज़ें बनेगी 2-3, क्या बनेगी, एक तो फॉर्मूला बन सकता है डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोगों को मैंने कराया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से कैसे कैसे चीज़ें बनेगी, हो सकती है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स आ जाए, ठीक है, डेल्टा पी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एम वी आ जाए, कोई दिक्कत है क्या, डेल्टा एम वी आ जाए, लेकिन आपको कहीं भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको कैसे मिलेगा,
एम डेल्टा वी, तो मैं वैसे लिखा देता हूँ, वरना सोचो कि भाई आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम डेल्टा वी हो गया। ठीक है, इसे कर दो एच 4 पाई, कोई दिक्कत इसमें। देखो डेल्टा पी की जगह मैंने ये चीज़ लिखा ही, तो ये चीज़ कन्वर्ट करी ना मैंने, अलग थोड़ी बताई है तुमको, बस इतना कर लो। सपोज डेल्टा एक्स आ गया यहाँ पे, डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे डेल्टा वी मैंने यहीं रख लिया। ठीक है भाई, और एम को मैंने नीचे भेज दिया, तो मैं क्या करूँगा एच 4 पाई एम हो गया मेरा। ये लो, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, समझ में आ रही है? बोलो, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, बस इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो कभी कभी टाइम की फॉर्म में दे देता हूँ क्वेश्चन डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ डेल्टा एक्स डेल्टा टी, सो डेल्टा टी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी डेल्टा टी। ठीक है, ये वाली फॉर्म भी ले याद रख लेना। इसमें कैसे क्या चीज़ें बनेगी मैं सब बता दूंगा आप लोगों को यार। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले जो आपको अच्छे से ध्यान रखने, बाकी तो आपकी चीज़ें इजीली हो जाएगी। बस ये वाला 3-4 फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। देखो इनमें तो कुछ भी नहीं है, जो कर लिया आप लोगों ने। समझ पा रहे हो बात को? बोल भाई, नहीं समझ में आया? ठीक है, आ गया? जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूले ना, इनसे क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। बहुत छोटे से टॉपिक है, यहाँ से कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आनी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है? द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन इज 10⁻⁻15 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन। पोजिशन में आपको करना है। तो देखो HUP लगेगा यहाँ पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, HUP लगेगा। अब HUP में लगेगा तो देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है भाई अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स, ये वाला फॉर्मूला है अपना, बेसिक फॉर्मूला है। उसने पूछा भाई पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछना है, इसमें पूछना है। ठीक है, इस वाली चीज़ की पूछी उसने। तो देखो ये वाली चीज़ पूछी, तो डेल्टा पी को मैं नीचे भेज दूँ, सिंपल। देखो डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ से ऐसे कर दूँ H/4 पाई हो गया भाई। इसको नीचे भेज दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बस लिखो डेल्टा एक्स हो गया। एच की वैल्यू क्या होती है भाई, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट। पढ़ाया था मैंने आपको ये वाली चीज़। एच की वैल्यू लिख दी। 4 की वैल्यू क्या लिखूँगा, 4 पाई बराबर क्या होता है, 3.14। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, ये वाली दे रखी है भाई, ये वाली 10⁻⁻15। ठीक है, ये वाली चीज़ आई मेरे पास में। अभी वाली चीज़ आएगी, इनको सोल्व आउट कर दो। अब सोल्व आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ कि इनको और इनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो ना यार। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे कर लो कि 3.6 तो 3.662 आ रहा है, तो 3 से 6 को काटेंगे, लमसम है ना, आपको अप्रोक्सीमेटली काटना होता है। तो 3 से 6 को काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, सिंपल। 10⁻15 है, ऊपर जाएगा ये, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस आते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। प्लस माइनस माइनस करना पड़ता है। माइनस करेंगे इन दोनों को तो कितना बचेगा, 19। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, जो बड़ा होगा ना, बड़ा नंबर, उसका साइन, माइनस का साइन है, -19 हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें कट जाएगी, यहाँ से बचेंगे -19। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड में 10⁻⁻19, क्योंकि फॉर्मूला ये आएगा। अब इनको करना है अपन को। अब देखो 3 से काटा मैंने 6 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच रहे हैं भाई 2। ठीक है, यहाँ बच रहा है 4। तो देखो 2 1/2 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा ये वाला। तो 2 को 1 से काटेंगे 2 में, तो भाई कितना आ जाएगा, 0.5। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0.5। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ भी लिख देना, छोटी मोटी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6.62 ना, कुछ यहाँ से पॉइंट बचेंगे, तो मतलब पॉइंट के ऊपर कुछ चीज़ें आएगी। ऐसे लिख दो 2.5, कुछ भी लिख दो। ये वाला ऑप्शन आपका मीटर फॉर्म में ये वाला हो जाएगा। लो ठीक है, ऑप्शन आपको रहेंगे, ऑप्शन आप करेंगे, ऑप्शन करने के बाद में आपको दिख ही जाएगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको ऑप्शन पहले देखना है। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, ऑप्शन देख के काम करते रहना। क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, ऑप्शन देखते जाना ऐसे ऐसे, हाँ कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यहाँ से आंसर निकल जाता है आपको, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आसान हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ले लो। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ, भैया वेलोसिटी में बात कर रहा है, मोमेंटम की बात हो रही, ऑफ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, इफ द अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन इट्स द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बताऊं, उसने क्या चीज़ पूछी है। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना लिख दो भाई, ये H/4πm। आपको समझ में नहीं आया, देखो डेल्टा पी क्या होता है, एम वी, डेल्टा एम होता है, तो डेल्टा एम मैंने यहाँ पे लिख दिया 4πm, क्योंकि उसने पूछा भाई मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की बात कर रही, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो देखो सेम ये चीज़ लिखी ना मैंने, ये नीचे चला गया मेरा, अगर नीचे चला जाएगा तो बताना मुझे। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को भी यहाँ पे लगा दूँ, क्या लगाऊँ, डेल्टा वी, ठीक है, ये हो गया,
है ना भाई। यहाँ पे 4m, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा एक्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है मेरे को। तो यहाँ पे देखो एच की वैल्यू रखूंगा कितनी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ओके, इसके बाद मैं लिखूंगा 4 इंटू 3.14, ठीक है। उसके बाद एम आ गया, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 150 ग्राम, तो इसको लिख दूँ मैं 0.150, ठीक है। 3 जीरो के बाद लग जाएगा, ठीक है, केजी में बनाना अपन को, केजी में, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद देखो 10 की पावर एंगस्ट्रॉम में आ रही चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से छोटी सी चीज़ मेरे को बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 10 की पावर -10 कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे कितना 34 था, ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में जो फाइनल आएगा आपका 10 की पावर -24 बचेगा, ठीक है। अब इनको कट आउट करना है। यहाँ से देखो 2 कट गया, यहाँ से देखो कितना कट गया भाई, यहाँ से देखो 2 था, 1 था, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, कितना हो गया बताना मुझे। यहाँ से देखो 1 2 0.2 बचेगा, यहाँ से 1 2 बचा ना, 1 2, ठीक है, 1 2, यहाँ से देखो 15 काट दो, 3 कर दो, 3 कर दो भाई इसको, ठीक है, 15 है ना, 15 को 2 से करेंगे 30 हो गए, लमसम पॉइंट में आएंगे, ठीक है। 30 मोटा मोटा जोड़ रहे हैं, 30 को 1 में भाग दो, 3 का 1 में भाग दो, 3 आ रहे हैं लगभग, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ ऊपर का, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन बन जाएगा। हेलो, समझे नहीं बात को। देखो यहाँ पे 15 आ रहे हैं पॉइंट में 15, तो अपन ऐसा नहीं पॉइंट में जोड़ेंगे, 15 आ रहा है, 2 आ रहा है, जोड़ लो ना, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के आसपास आ रहा होगा, 30 300 3000 कुछ भी आ रहा होगा, तो 3 को 1 से करेंगे, माइनस वाली चीज़ें आपको ऑप्शन में सब मिल ही जाएगा, तो 3 की फॉर्म में आ रहा है, 3 को 1 में भाग देंगे, ठीक है, 30 का दे दो, 3000 का दे दो, कुछ भी दे दो भाई, यहाँ पे 3 का 1 में देंगे तो लमसम 3 आएंगे, 9 में जाएंगे ना 3 आएंगे, तो 3 में वहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, 3 पॉइंट के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। अभी बिल्कुल 3 तो आएगा आगे, लेकिन पीछे कितने पॉइंट आएंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने सोल्व आउट किया और आपका ऑप्शन में बिल्कुल क्लियरली आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। तो ये तो ऐसा मतलब है कि मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल पॉइंट नहीं लगा रहा, इसका मतलब है कि आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे इनको काटने में लगे रहते हैं और इनके लगा देते हैं 5 मिनट, ऐसे करेंगे तो 1 मिनट में काम हो जाएगा आपका। तो टाइम जरूरी है, वहाँ पे टाइम सेविंग करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है भाई। तो इस तरह आपका जो हाइजेनबर्ग है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद ही उन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। और लास्ट अपना कंसेप्ट है डी ब्रोगली का, कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली, ठीक है। तो भाई डी ब्रोगली ने आपको क्या बोला, इसने क्या बोला था अपने हाइजेनबर्ग ने, कि भैया जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस मूविंग है, तो उसका जो पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी है दोनों को एक टाइम पे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने जो डी ब्रोगली साहब आए, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि यार देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसपास ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटल है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा, घूमता रहेगा, टक 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 ऐसे घूमता रहेगा ना। लेकिन उसने बोला कि यार ये क्या होता है ना, पार्टिकल के फॉर्म में तो घूम रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल बिल्कुल पर्टिकुलर ऐसे ना घूम के ये घूमता है एक वेव की फॉर्म में। वेव की फॉर्म में कैसे बोलेगा भाई, ऐसे 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 घूमेगा वेव की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो पार्टिकल की फॉर्म में तो घूमता है, लेकिन पार्टिकल है वो पार्टिकल घूमता है एक मूविंग वेव की फॉर्म में। इसका मतलब उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर हो सकते हैं। कौन सा, एक तो पार्टिकल फॉर्म हो सकता है, कणीय हिंदी में बोलते हैं कणीय, पार्टिकल फॉर्म हो सकता है, एक वेव फॉर्म हो सकता है, मतलब तरंग फॉर्म में। तो आपको यहाँ से क्या मिला, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होता है वो 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो पार्टिकल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में, 2 तरह के हो सकते हैं। तो यही चीज़ बोली, और इसने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिए, बहुत सारी थ्योरी भी दी इसने, देख देते थे, उन्हें सोल्व आउट कर दिया, बिल्कुल पोजीशन बता दिया आप लोगों की, हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। तो ये चीज़ बोली थी डी ब्रोगली ने। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। ये बेसिक होते हैं, अगर आपको ये बेसिक याद है उसके बाद में तो फिर कोई सा बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, ठीक है। बच्चों को डी ब्रोगली का नाम लेते पता ही नहीं होता क्या बोला था उसने। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ है, क्या इतना बोलोगे ना सामने वाला देख के कर देगा, हाँ भाई इसको आता है, अंदर का मतलब नहीं, बाहर से दिख जाए, खत्म है बात, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद लिखो इसकी कुछ थ्योरी लिख लो, यही जो मैंने बोली, द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियन इज like a wave around the nucleus। समझ पा रहे हो बात को, वेव की फॉर्म में होता है, ये चीज़ बोली इसने। उसके बाद आपको निकल के आया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन हैज
ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ना, DUAL है यहाँ पे। कौन कौन सा नेचर है भाई इसका? फर्स्ट नंबर का लिखना, सेकंड नंबर का लिखना। फर्स्ट नंबर है पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल नेचर, ठीक है। सेकंड नंबर है वेव नेचर। दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर होगा, एक वेव नेचर होगा, बस दो नेचर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोलते, इलेक्ट्रॉन है, सारी चीज़ें घूम रही है, घूमते उसका लैम्बडा निकालने की बात करता है। या इसने फॉर्मूला दिया था लैम्बडा निकालने का, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्वेश्चन कैसे आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है वो निकालनी है आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेगा, मतलब लैम्बडा की बात करेगा, तो लैम्बडा किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा 1/p, आपको पता है होगा। पी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं h/p, ठीक है। साथ के साथ में अब पी दे रखा है तो h/ क्या कर दूं मैं, m भी कर दूं। ये वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से पता है। लैम्बडा इनवर्सली किसका होता है, पी के, ठीक है। तो लैम्बडा पी, पी के भैया यहाँ पे h लिख दिया मैंने ऊपर, HP कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद h/m, mv हो गया, पी की वैल्यू होती है ना पी बराबर mv, तो ये वाली चीज़ लिखती है मैंने। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा सिंपली क्या निकालेंगे भाई, HMU हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, लैम्बडा किस पे डिपेंड करता है, 1/p पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब लैम्बडा बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा कम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद में एक आइंस्टीन आए थे, ठीक है, जो भाई जो ये निकाली थी ना चीज़, ये वाले फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं निकले हैं, इनका बहुत बड़ा रिसर्च हुई चीज़ें। कैसे हुई कि यार एक इक्वेशन होती है, आप लोगों को पता होगा, E = mc, एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, mc²। ये किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। साथ में एक होती है भाई E = hv, ये भी सुना होगा आपने एनर्जी का, ये भी। अब बताओ दोनों में कौन सा लगाने पड़ेगा। ये तो दी थी भाई आइंस्टीन ने, ठीक है, ये दी थी भाई क्वांटम ने, ठीक है, ये आइंस्टीन ने दी थी, ये क्वांटम ने दी थी। बताओ मेरे को, E = mc² होता है, E बराबर क्या होता है, hv होता है, ठीक है। इन दोनों में दी थी। तो इनने क्या बोला था, जो आप डी ब्रोगली था ना, उसने क्या करा, इन दोनों को लिया, इसको भी लिया, इन दोनों को ले जाके एक दूसरे को मर्ज किया, ठीक है। मर्ज करके उसने क्या बनाया कि यार देखो E बराबर क्या होता है, mc², मतलब mc² बराबर क्या होता है, hv, ठीक है। दोनों बराबर है, E = mc, मतलब E की वैल्यू निकाल रहा है ना एनर्जी की, तो भैया mc² होता है, mc² hv होता है, तो मतलब mc² के बराबर क्या होता है, hv, मतलब दोनों फॉर्म बराबर ही होना चाहिए ना, एनर्जी की बात कर रहा है, तो उसने इन दोनों को एक दूसरे को किया, ठीक है। ये करने के बाद में अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, C लैम्बडा होता है, सिंपल बात है। तो उसने क्या किया भाई, यहाँ से mc² h C लैम्बडा कर दिया। ये वाला करने के बाद उसको दिमाग में एक जो कचरा होता है ना, वो कचरा निकल के आया कि यार भाई यहाँ से C है, एक C यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसने एक C यहाँ काट दिया। मेरे को याद है, आपको निकालना है, क्या आपको लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा को मैं इधर कर दूँ, लैम्बडा को इधर कर दूँ, और यहाँ से mc को नीचे कर दूँ, तो h/mc, ये वाला मेरा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा का। तो आप लैम्बडा निकालने के लिए ये वाली चीज़ लगा देंगे, लैम्बडा बराबर h/mc, बस इतना करेंगे। तो आप इतना बता दो मुझे, क्या करेंगे कि भाई जो आपका लैम्बडा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, h/p, mv हो गया, सही। वेलोसिटी की बात कर रहा था मैं, ये वाली hp, ये वाला डायरेक्ट निकल गया आपका। चलो, ये वाले क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, देखो पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, दो पार्टिकल दे रखे हैं, इसका लैम्बडा दे रखा है 1 1, इसका जो मास दे रखा है आपको m1, और वेलोसिटी दे रखी है v1, इसका देखो l2, लैम्बडा 2, m2, v2, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकलता है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, आपको इसका रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे आप, लैम्बडा का h/p होता है, तो यहाँ से p2 हो जाएगा, p1 हो जाएगा, ऐसे ठीक बात है। तो m2 v2, m1 v1, बस ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़ता है, इनका रेशियो निकालना। तो लैम्बडा तो P2 ऊपर जाएगा, ये वाला लैम्बडा तो ये उल्टा हो जाएगा ना इनवर्सली, तो P2 P1, ये वाले फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपका काम इजीली हो जाता है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन छोटा सा है आराम से, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसने बोला इसमें से बताओ कि कौन सा है जिसकी वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ कम है, ठीक है, जिसकी आपको लैम्बडा कम निकालना है। तो आपको सिंपली इतना पता होगा भाई, लैम्बडा का मतलब क्या होता है, h/mv, ये तो था, सही में समझ पा रहे हो बात। तो आपको देखो यहाँ से आपको निकालना है कि किसका लैम्बडा कम है, किसका लैम्बडा कम होगा भाई, ये तो सेम होता है, ठीक है, v भी सेम होता है, वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है, बात है, समझ पा रहे हो बात को। तो यार देखो यहाँ पे m पे डिपेंड कर रही चीजें, कि जिसका m ज़्यादा होगा उसका लैम्बडा कम होगा, अपन को निकालना है लीस्ट वैल्यू, मतलब जिसका लैम्बडा कम होगा उसका मास बहुत ज़्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मास देख लेंगे। तो देखो आप, तब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मानते हैं अपन इसको, ठीक है, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। उसके बाद H+ आ रहा है, तो इसका कितना होता है भाई, 1 mu होता है। SO2 आ रहा है और CO2 आ रहा है, SO2 कितना होता है, 64 mu,
मोलिकुलर मास निकालेंगे ना, इसका होता है 44 mu। ठीक है, तो बताओ भाई किसका मास ज़्यादा रहा है, SO2 का, तो SO2 का मास ज़्यादा हो जाएगा तो लैम्बडा कम हो जाएगा, अपन लैम्बडा निकालना है, SO2 निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता करना क्या है। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, और याद रखना नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जितना छोटा होता है क्वेश्चन, जितने कंसेप्ट होता है, जितने दिमाग की चीज़ होती है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आते अपने आप पे, कैलकुलेशन जिसमें आ रही है क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन आपके नीट में आने के लायक बहुत कम है। ठीक है, ये बिल्कुल देखो देखते से सॉल्व हो रहा है ना, आप इनको कुछ भी नहीं करेंगे तब भी अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, क्लिक कर रही है फट से चीज़ें, तो आप फट से देख लेंगे भाई किसका मास ज़्यादा, SO2 का, फट से लगा देंगे SO2। ठीक है, ईजी है। अगला क्वेश्चन ले लो, वेट ऑफ अ बॉल इज 25 ग्राम विच मूव्स विद अ वेलोसिटी, ये वाली है ना, कैलकुलेट लेमड़ा, लेमड़ा कैलकुलेट करना है। तो भाई लेमड़ा कैसे निकालते हैं, एच निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है तो मैं क्या करूँगा, HmV। ठीक है, निकाल लूँ, सिंपल है, H/mu हो रहा है, तो H की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻34। इसमें कोई दिक्कत कर लेंगे आप लोग। M की वैल्यू क्या देखिए, मास का दे रखा है इसने 25 ग्राम दे रखा है, तो 25 ग्राम को मैं कैसे करूँगा, 25 ग्राम × kg में करना पड़ेगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद V दे रखा है उसने 6.6 × 10⁻⁴। ठीक है, किस में दे रखा है, सेमी में, मीटर में करूँगा कन्वर्ट इसको तो कैसे आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेमी दे रखा अपन को मीटर में निकालना है। ये सारी चीज़ किस में होती है, जूल में होती है भाई। ठीक है, इसको मैंने किस में, kg में, इसको किस में किया मैंने, मीटर सेकंड इनवर्स में। ठीक है, kg का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब इनको सोल्व आउट करेंगे, आप सोल्व आउट कर लेना। आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 6.6 तो इसको काट देना। ठीक है, ये कटियर है भाई, ये तो मीटर गया, 6.6 × 6.6, इनको आप काटेंगे पीटेंगे सारा कुछ निकालेंगे, तो आपको जो निकल के आएगा 0.04 × 10⁻31। ठीक है, ये वाला निकलेगा। अगर सपोज करो आपको ये सेमी में हो जाता है, अगर आपको मीटर में निकालना है तो आपका आ जाएगा 4 × 10⁻34 मीटर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, PYQs करना, कंसेप्ट फॉर्मूला ये लगेगा दिमाग से। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन। दोनों चैप्टर को खत्म करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो बने रहना मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच।